नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात चुनावी घमासान की और दूसरे चरण के मतदान की। बात 24 के चुनावी रण में दिग्गजों के दम की और बात बैलेट पेपर और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जी हां, आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बात हाई प्रोफाइल सीटों की करें तो इनमें राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी, भूपेश बघेल, अरुण गोविल, वीडी शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, केसी वेणुगोपाल, पप्पू यादव, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी, सुकांत मजूमदार जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं। बात पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप की करें तो पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ ही विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा है। तो वहीं ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार है। जाहिर है अब वार पलटवार की ये सियासत दूसरे चरण की वोटिंग के बाद और तेज होने वाली है। लेकिन 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के अभी 2 ही फेज हुए हैं। चुनाव के अभी 5 चरण बाकी हैं। जैसे जैसे देश में तपिश बढ़ेगी, सियासी पारा भी हाई होगा और तेज होगी जुबानी जंग के साथ ही मुद्दों पर तकरार। जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण के मतदान के बाद कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तो वहीं आज पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के साथ ही तमाम नेताओं ने चुनावी रण में हुंकार भरी है, जिसमें एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार भी किया गया। दूसरे चरण के मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आपका एक वोट बीजेपी को और मजबूती देगा। हम भारत तो विकसित भारत बनाकर ही मानेंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष पस्त हो गया है और दूसरे चरण के मतदान के बाद विपक्ष ध्वस्त हो जाएगा। पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए मालदा में भी हर तरफ यही गूंज है। फिर एक बार कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद मोदी जी हताश और निराश हैं। मोदी की बौखलाहट नजर आ रही है कि उनको चुनाव आयोग के नोटिस मिल रहे हैं। मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं, मोदी जी अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो कांग्रेस का नाम लेके अपने मन की बात कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद मोदी जी इतने हताश हो गए, इतने बौखला गए, इतने घबरा गए कि अपने बोल उन्होंने बदल दिए। ऐसे भाषण दे दिए कि चुनाव आयोग को नोटिस इशू करना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि उनके खिलाफ नहीं, नड्डा जी को भेजना पड़ रहा है वो नोटिस। इतना हताश हो गए मोदी जी। मोदी जी की बौखलाहट दिख रही है। अभी दूसरा चरण समाप्त होने दीजिए, देखिए इस देश का प्रधानमंत्री किस स्तर पे उतर आता है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि झोला उठाने का वक्त आ गया है। आज दूसरे चरण के मतदान के बाद पीएम ने ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कांग्रेस और इंडी अलायंस के चेहरे पर तमाचे जैसा है। ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। ऐसा गहरा झटका दिया है
कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। तो वहीं मतदान के दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आपका एक वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। उधर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी है कि अब की बार बीजेपी साफ। तो वहीं बैलेट पेपर और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे। लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अब पहले और दूसरे चरण में मतदान का जो प्रतिशत रहा है उसको लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों उत्साहित है। दोनों के अपने अपने दावे भी हैं, लेकिन 4 जून को तय होगा कि किसके दावों में कितना दम। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो 2 बातें, पहला चरण होता है, उसके बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए आज जिस तरीके से वोटिंग की गई, कई सारे परसेंटेज ये दिखा रहे हैं कि लोगों में उत्साह तो है, लेकिन ना जाने क्या हो गया कि बहुत कम जगह, 2-3 स्टेट्स को यदि छोड़ दीजिए तो 60% से ऊपर वोटिंग नहीं हुई है। अब मणिपुर में एक अच्छा मुझे लगता है परसेंटेज देखने को मिला है, 77.18। आप केरल में जाइए, 65.12% हुआ है। पश्चिम बंगाल में 71.84 हुआ है और असम में भी एक अच्छी वोटिंग दिखी 70% के साथ। कर्नाटक में 64.57, छत्तीसगढ़ में भी 72 के पास ये आंकड़ा पहुंचा, राजस्थान में 60 पर अटका है और त्रिपुरा में 78, जम्मू कश्मीर में 68। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 60+ वोटिंग गई है, कुछ ने बिल्कुल आंकड़े को 70+ भी छू लिया है, लेकिन बाकी जगह, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए तो 55 के पास आंकड़ा था, उत्तर प्रदेश में भी 53 पर गया है, ऐसे करके बिहार में भी 54 गया है। तो कुछ कुछ जगह पे ये आंकड़े बताते हैं, जैसा कि पहले चरण में हमने देखा था, कि बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अब लड़ाई देखिए किस बात की होती है। पहला चरण हुआ, इंडिया गठबंधन बहुत खुशी मना रहा था, उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़ी तकलीफ में आएगी। पीएम मोदी को यह लगता है कि पहले चरण में टीएमसी और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से चली गई है या इंडिया गठबंधन चला गया। उनका स्टेटमेंट आपने सुना, पहले चरण में पस्त, दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे, यानी उन्होंने आज के लिए भी टिप्पणी कर दी। कांग्रेस ये कहती है कि झोला उठा के जाना पड़ेगा, मन की बात है, ये वो अपने लिए ही सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये पक्ष विपक्ष है, अपनी अपनी बातें करेंगे, लेकिन ये बात तो सच है, 2 चरण हो चुके हैं, 5 और बाकी हैं। और इस बीच 5 चरण आते आते न जाने इस तरह के कितने स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन जनता जरूर अपने मत से और वोटिंग परसेंटेज से बता रही है कि आखिर इस बार किस तरह का परिवर्तन हो सकता है या ना भी हो सकता है, क्योंकि ये तस्वीर 4 जून को साफ होगी। इन सब के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण आज जो फैसला है वो ये कि ना तो जो ईवीएम से बैलेट पर जाएगा देश, ना ही 100% वीवीपैट से मिलान होगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, खुशी मना रही है कि करारा तमाचा विपक्ष को है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें और बातें रखी गई हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एक सामने जिसको कहते हैं वो तस्वीर यही है कि फिलहाल ये चीजें नहीं होंगी जिसकी मांग की जा रही थी। ऐसे में आगे अब क्या? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि कुमार सकदार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे मुकेश जायसवाल। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शैलेंद्र जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। शैलेंद्र जी, 2 बातें हैं। एक तो जो वोटिंग का परसेंटेज गया दूसरे चरण का वो 60.74 गया है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के साथ साथ हम ओवरऑल सारी बातें करेंगे क्योंकि स्टेट वाइज जो परसेंटेज है वो दिखा रहा है कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि अभी एक वोट परसेंटेज को लेके ये हम परसेप्शन नहीं बना सकते कि कौन पस्त होगा कौन ध्वस्त होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी
इतने ज्यादा मुझे लगता है कॉन्फिडेंस में हैं कि पहले चरण में पस्त कर रहे हैं, दूसरे में ध्वस्त कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जो है और पहला चरण देखने के बाद तमाम जो प्रतिक्रियाएं देखी, तमाम जो चर्चाओं में शामिल रहे हम, उसमें यही आया कि काफी ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। तो ये दावा जो आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस वजह से? देखिए, राजस्थान में पहले चरण के जो चुनाव हुए उसमें 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था और परसेंटेज 57.8% रहा। निश्चित तौर पर थोड़ा परसेंट गिरा था। वो कारण ये भी था कि उस समय सावे ज्यादा थे, शादियां थी, प्लस राजस्थान में जब टिकट वितरण हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। जैसे जयपुर शहर में सुनील शर्मा जी को टिकट दिया गया, उन्होंने छोड़ दिया, उस टिकट को वापस कर दिया। आप देखिए, उसी तरह राजसमंद लोकसभा सीट पर सुदर्शन रावत जी ने सरेंडर कर दिया, बोले मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं था, मुझे टिकट क्यों दिया। इसी तरह प्रताप सिंह खाचरियावास हो या ब्रजेंद्र ओला हो, उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, आलाकमान ने टिकट दिया है तो हम चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस बैसाखियों पर है। आप देखिए, इनके पास नेता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ाने को। इन्होंने आरएलपी के साथ गठबंधन किया नागौर सीट पर, इन्होंने बाप पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया बांसवाड़ा में, और वहां क्या फजीयत हुई, वहां इन्होंने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर टिकट दे दिया। वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, चुनाव लड़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि बाप पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो गया है। बाप पार्टी कह रही है आपका कैंडिडेट तो लड़ रहा है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो गई है। जहां ये कम्युनिस्टों से लड़ती थी कांग्रेस पार्टी, जहां आपस में केरल हो, तमिलनाडु हो, वेस्ट बंगाल हो, जहां ये आपस में लड़ते हैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस के उम्मीदवार, वहां आप देखिए कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। सीकर में लोकसभा सीट छोड़ दी इन्होंने। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल है। इनके नेता नहीं मिल रहे हैं इनको चुनाव लड़ने के लिए, और जो 5 साल इनका राजस्थान में गुजरा है कांग्रेस पार्टी का, गहलोत सरकार का, वो पूरी तरह से निष्फल रहा। पूरा अखंड भ्रष्टाचार में डूबा था, तुष्टीकरण हावी था, भ्रष्टाचार चरम पे था। आप देखिए, कोई विकास का काम नहीं हुआ, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये लड़ते रहे, और उसकी बानगी आप देखिए, पेपर लीक माफिया को पनपा दिया, लाखों हमारे युवा भाइयों के सपनों को चकनाचूर किया, महिलाएं असुरक्षित रही। जैसे ही राजस्थान में सरकार चेंज हुई, भजन लाल जी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, हमने ईआरसीपी का मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक भटकाए रखा, उसमें झूठ बोलते रहे, हमने उसको समझौता कर मूर्त रूप देने का काम किया। यमुना जल समझौते को हमने किया, 450 में रसोई गैस सिलेंडर दिया। तो अगर ओवरऑल अगर आप भारत की तस्वीर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं, जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, जो रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ है, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, रोड लाइनें बची हैं, हमारी बहनों को हमने शौचालय देने का काम किया है, युवाओं को हमने शैलेंद्र जी, यदि इतना सब कुछ हुआ है तो मैं, हालांकि ठीक है इस पर टिप्पणी करना क्योंकि ठीक नहीं होगा, वजह कई सारी हो सकती हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो 60 पर ही आकर रुक गया। मुझे लगता है जिस हिसाब से आप बना रहे हैं तो ये तो 70+ क्रॉस कर सकता था। ये 5 बजे तक का मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि 60% वोटिंग हुई थी। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा तो निश्चित तौर पर 2019 में 67% राजस्थान में मतदान हुआ था, वो वहां तक पहुंचेगा, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें जनता आशीर्वाद देगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। एक मजबूत सरकार चाहते हैं, राष्ट्र हित में सरकार चाहते हैं, जो पूरे एकता अखंडता के साथ भारत को बांधे। जिस हिसाब से अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को हमने अभिन्न अंग बनाया, पूर्वी भारत को राजस्थान से कनेक्ट किया, भारत से कनेक्ट किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने, किसानों के। आप देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से 2014 में मैं वापस आऊंगी कितना था। शैलन जी, मैं वापस आऊंगी, फिर हम किसानों की बात को बीच में लाएंगे, क्योंकि हम उस पर चले जाएंगे तो फिर वो डिबेट बहुत आगे तक चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी इस पर बात करने के लिए। रवि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रवि जी हमारे साथ नहीं कनेक्ट है। फरीद जी, आवाज पहुंच रही है?
जी आ रही है। फरीद जी, मुझे तो लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या है, मतलब पहला चरण भी बहुत अच्छा गया, दूसरा चरण भी मैं देख रही हूँ 71.84 गया है। अब ये पता नहीं ये बदलाव के लिए गया है या किस चीज के लिए गया है, लेकिन निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में ध्वस्त, और सीधे सीधे टारगेट टीएमसी और कांग्रेस पर ही है। जी सबसे पहले तो मैं बंगाल की धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ के निकल कर वोटिंग की और परसेंटेज अच्छे रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये परसेंटेज ममता बनर्जी के लिए बढ़े हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि नॉर्थ बंगाल में 8 सीटें हैं और जो लास्ट लोकसभा तक हमारी कोई भी सीट उसमें नहीं थी, यानी कि 3 जो पहले हुए और आज जो तीनों, ये तीनों के 6 पूरे बीजेपी के अंडर में थे। और आज की जो 3 सीटों में हुआ है उसमें 2 सीटें हम जीत रहे हैं और तीसरा भी 60% हमारा चांस है, जो अभी तक रिपोर्ट आई है, अभी पूरा नहीं बता सकता हूँ। तो ये समझ लीजिए 6 में से 5 तो हमारी हो ही गई और 6वां में भी हम दावेदारी पेश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मोदी जी की हार की निशानी है और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में ये हवा निकल पड़ी है कि मोदी जी इस बार जाने वाले हैं। और इसीलिए इस घबराहट में मोदी जी रोज रोज बढ़ते रहे। कभी मैंने बताया था आपको कि जो सरकार आई थी, जब डेवलपमेंट की, विकास की, सबका साथ सबका विकास की बात हुई थी, लेकिन आखिर में बात वो कहा कि नहीं, हिंदू और मुसलमान पर ही आ गई। औरंगजेब और मुसलमान और कब्रिस्तान सब जानते, जिसे पिछले इलेक्शन में हुआ था वैसे ही हुआ। देश की तो बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा बंगाल की बात जब करता हूँ तो मैंने आपको कई बार बताया था कि बंगाल की जनता बहुत ही दूसरे टाइप की जनता है जो इन सब चीजों पर ज्यादा नोट लेती है। और उन्होंने इस चीज को नोट किया कि मोदी जी से जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी, एक इतनी ऊंची गद्दी पर, एक सम्मानीय गद्दी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेगा, उन्हें शोभा नहीं देता है। तो ये जनता ने यहाँ पे उनको नकारने का काम शुरू कर दिया। लेकिन फरीद जी, हमें एक बात देखनी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना खाता खोल सकती है, वो अपनी सीटों में बढ़त के तौर पर काम करेगी। मैंने कहा ना, इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगी कि ये वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में गया है, ये अभी कोई नहीं कह सकता है। देखिए, तो 4 जून को तस्वीर साफ होगी कि कहाँ किसको कैसे वोट मिले हैं। लेकिन जब वो खाता खोल सकती है तो निश्चित तौर पर बढ़त भी बना सकती है। ये कह देना कि नहीं, सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के ही पक्ष में जाएगा, ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। तो ये सबका अपने अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है। हमें मालूम है कि हमने क्या क्या काम किया है। हमारी नेत्री जानती कि हमारी नेत्री ने कैसे लोगों के घर के अंदर घुस कर, चाहे वो लक्ष्मी भंडार के नाम पर हो, द्वारे सरकार के नाम पर हो, जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जो काम हमने किया है उसकी रिटर्न हमको जरूर मिलेगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। ममता बनर्जी जिस तरह से लोगों के परेशानी में, लोगों के बुरे वक्त में खड़ी रहती, जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो नॉर्थ बंगाल में जिस तरह का तूफान आया था, एक नेत्री जो रात को 9 बजे यहाँ से निकल के जाकर रात को 2 से 3 बजे तक घर घर जाती है, लोगों का हालचाल पूछती है, उनकी मदद करती है। इसी बिना पर हम लोग जानते हैं, हम लोग उम्मीद है कि इस बार नॉर्थ बंगाल की सारी सीटें हमारी होंगी, यही हमें पूर्ण विश्वास है। और जहां तक इन लोगों की बात है, इन लोगों ने लोगों के घर बनवाने का काम को रोकने का काम किया है। हम लोग क्या काम उनके लिए करें, उनको काम रुकवाने का काम किया है। हाई कोर्ट गए हैं, इन्होंने लोगों की 26,000 नौकरियां खा ली हैं। फिर इनके नेता फिर बोलते हैं कि 30 तारीख आने दीजिए, हम 60,000 लोगों की नौकरियां और खा लेंगे। यानी ये जुडिशियरी के अंदर से मिली भगत करके बंगाल के लोगों के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये बंगाल की जनता, मेरे ख्याल से पूरे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी कि तुम नौकरी तो दे नहीं सकते हो, तुम्हें नौकरी खाने का किस तरह का हक है। ठीक है, चलिए। जुडिशियरी के अंदर मुझे बोलने में अफसोस है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अभिजीत गांगुली जी जो जज रहते हुए वो कहते थे कि हमारी भाजपा से बातचीत चल रही है, और उन्होंने जिस तरह से रिजाइन कर साथ बीजेपी ज्वाइन की है, आज वो इलेक्शन लड़ने का काम कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बातें कहते हैं वही डिसीजन दूसरे दिन आता है। तो जनता ये समझ चुकी है और जनता इनको करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। ठीक है, वो 4 जून को तस्वीर साफ होगी। वापस आऊंगी फरीद जी। रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? जी, क्या बात? रविंद्र जी, मैं 2-3 बातें आपसे पूछना चाहती हूँ, और इसलिए भी, एक तो उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज मुझे दिख रहा है 53.34, थोड़ा और बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, ये बात की बात है, लेकिन फिर भी 53 तक जाना मुझे उत्तर प्रदेश के हिसाब से थोड़ा सा कम लगा। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, किसके पक्ष में गया नहीं गया, मैंने कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज एक बड़ी महत्वपूर्ण है
कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि आप सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और सभी लोगों की ये मांग थी कि देश जो है ईवीएम से बैलेट पर चला जाए। ईवीएम को लेके बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए हैं, वीवीपैट के मिलान को लेके भी बात हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, उस बीच ये एक डिसीजन आ जाए, इसको लेके बीजेपी बड़ी खुश है। देखिए राखी जी, जब ईवीएम के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या है, इनके नेता कहते हैं झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, बार बार बोलो। अब जरा ईवीएम के बारे में सुनिए अफवाह कहाँ से फैलाई गई। जब 2009 में हमारी सरकार दोबारा बन गई, मतलब यूपीए की सरकार दोबारा बन गई, तो आडवाणी जी ने एक हवाला दिया अमेरिका का, जर्मनी का, और कहा ईवीएम फुल प्रूफ नहीं। उस समय जो नेता विपक्ष थे अरुण जेटली जी ने एक सर्वदलीय बैठक इसी पे बुला लिया, ईवीएम सही है कि नहीं। उसके बाद में एक जीएल नरसिम्हा हुआ करते थे इनके प्रवक्ता, आजकल दिखाई नहीं पड़े, उन्होंने एक किताब लिखा हुआ है लोकतंत्र खतरे में। उसमें पूरा कैसे लिखा हुआ है कि ईवीएम कैसे टेम्परिंग के क्या क्या खतरे हैं। फिर इनके एक सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी जी, 2013 में पीआईएल लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में, ईवीएम से भरोसा नहीं है, इसे वीवीपैट लगाया जाए। तो लेकिन रविंद्र जी, हम इन सब बातों पे, ठीक है आप कह रहे हैं, मैं सुन रही हूं, लेकिन ये सब बातें हम जानते हैं, महत्वपूर्ण इस फैसले का है, इसको तो नहीं नकार सकते। क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे? क्या हम उस प्रणाली पर सवाल उठाएंगे? अब आगे क्या? अब तो इसी प्रोसेस से तमाम चीजें होनी है जिसको लेकर सवाल उठा रहे थे। इस बार जो भी नतीजे होंगे उसको किस तरह से लेंगे? मुझे लगता है अब तो कोई ठीकरा यदि ईवीएम या वीवीपैट पे फोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस फैसले से दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जब ईवीएम से चुनाव हो जाएगा तो 45 दिन तक ईवीएम जो रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय की देखरेख में रखा जाएगा। तो जो टेम्परिंग करते थे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उसमें क्योंकि हमें याद है 22 के चुनाव में जब हम लोग ईवीएम की रक्षा के लिए बैठे थे तो हमारे प्रदेश भर से 4000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। अब दूसरा क्या है, ये जो अधिकारी इसमें कोई भी टेम्परिंग इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 45 दिन का समय दिया गया है हमको। तो 45 दिन के समय के अंदर में दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे रनर और उनके नीचे वाले रनर जो हैं जाके अगर खड़े हो गए कोर्ट में जाके तो ये अधिकारी डरेंगे, क्योंकि इन अधिकारियों के मन में वो चंडीगढ़ वाला डर बना है और बना रहेगा। तो इसलिए स्वागत योग्य फैसला है। और भी लोकतंत्र में मतदाताओं का मताधिकार कैसे और सुरक्षित हो सके, इस दिशा में समाजवादी पार्टी लगातार काम करती है। चलिए थोड़ा सा समीकरण बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज आया, दूसरा चरण आया। मैं आरोप प्रत्यारोप पे तो इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ध्वस्त करने की ही बात करेगी, पहले चरण में पस्त करने की बात कर रही है, लेकिन आप ही वो सभी लोग हैं जो पहले चरण में कह रहे थे और चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार गई, पीएम मोदी तो इस बार गए। लेकिन अब इस पर किसकी बातों पर विश्वास किया जाए? ये तो 4 जून को तस्वीर साफ होगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज वाकई में बहुत कुछ तस्वीर को बताते तो हैं। पहले बार जो चुनाव हुए 8 सीटों के, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे अनुसांगिक संगठनों के प्रमुख अधिकारी कोई बैठकें हुई कि क्यों नहीं बढ़ा, पन्ना प्रमुख लोग क्या कर रहे थे। तो पन्ना प्रमुख प्रधानमंत्री भी हैं, पन्ना प्रमुख मुख्यमंत्री भी है, तो ये लोग मंचों से जो है उत्तेजना फैला रहे थे। अभी कल एक बड़ी बैठक हुई है लखनऊ में, लेकिन आज का परिणाम दिखाई पड़ गया कि फिर वोटिंग परसेंटेज ये लोग नहीं बढ़ा पाए। अब जो 8 सीटों पे चुनाव हुआ हमारे यहाँ, इसमें से 6 सीटें वेस्टर्न यूपी की है, दो सीटें ब्रज की है। तो जो 6 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें समस्याएं वही हैं कि मोदी जी की गारंटी के खिलाफ जो मतदान हो रहे हैं, आवारा पशु, शुगर केन बेल्ट है, वो सारी हो रही है। थोड़ा सा बड़ा है दक्षिणी हिस्से में, जब हम पहुंचते हैं तो फ्रेट कॉरिडोर बने, दिल्ली से बुलंदशहर, दिल्ली से सरदना, मेरठ में पड़ेगा, एक दिल्ली से रैपिड रेल बना। इन सब के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ, मुआवजा नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार, बल्कि फर्जीवाड़ा किया गया। उनकी किसानों की जमीन को आबादी में दर्ज कर दिया गया जिससे कम पैसा देना पड़े। तो उसके खिलाफ जो वहां की जनता 3 साल से, जेवर की जनता, जहां पर एयरपोर्ट बना है, जेवर की जनता 3 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कंट्रोल है इंफॉर्मेशन के सूत्र, इसलिए वो हमारे जानकारी में नहीं आ रहा है। तो ये 3 चीजों पे जाके क्वेश्चन उठा
अब जो सबसे बड़ी जो है, जो हमारा ब्रज की 2 सीटें आई हैं, वैसे तो सबके लिए प्रभावित करती है। जो मंगलसूत्र को प्रश्न उठा दिया, क्योंकि मंगलसूत्र निहायत ही व्यक्तिगत विषय होता है, और मंगलसूत्र पे प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति प्रश्न करेगा तो निश्चित रूप से खाली हमारे देश में ही बेइज्जती नहीं होगी, विदेश में भी बेइज्जती होगी, क्योंकि मंगलसूत्र हमारे वहां परिवार का एक प्रतीक है और चिन्ह है। तो इसके कारण से भी उस 8 सीटों पे प्रभाव पड़ा। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इनके वोटर और इनके कार्यकर्ता हुए हैं, क्योंकि मंगलसूत्र का जो अर्थ है वो हिंदुत्व को ज्यादा खींच के लाता है। तो इसलिए मुझे लगता है जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हो सकता है 1 सीट इनको मिल जाए 60 में से, नहीं तो 7 सीटें हमारे पास आ गई। चलिए ठीक है, मुकेश जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जा रही है। नमस्कार, जा रही है जी बिल्कुल। मुकेश जी, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हो जाता है, इस बीच तमाम जो मांगी थी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ हैं, लेकिन ओवरऑल दिन भर सारे स्टेट्स के एक वोटिंग परसेंटेज को देख लीजिए, उन सीट्स को देख लीजिए। आज तो कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी थी जो नाम थे उनके तो दिलों की धड़कनें तेज होंगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के बाद ये चिंता का विषय हो गया था कि किसके पक्ष में मतदान गया होगा। मैंने कहा ना, तस्वीर तो आने वाले समय में साफ होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी मैं बात करूं, और आज जो फैसला आया, क्योंकि आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं, और ये बस सच है कि पहले चरण के बाद से, हालांकि पहले ही बहुत स्टेटमेंट्स उनके कुछ अलग थे, लेकिन पहले चरण के बाद से वो सीधे सीधे ऐसी बातें करने लगे हैं जो वाकई कई सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, पहली बात यह कि हम उच्चतम न्यायालय का स्वागत करते हैं, जजमेंट आया है कि इसको बिल्कुल जो जजमेंट को प्रॉपर पढ़ना पड़ता। जैसे पूर्व प्रवक्ता का 45 दिन का समय है, तो निश्चित ये स्वागत ही। लेकिन सवाल ये कि बेगानी देवानी शादी में अब्दुल्ला देवाना, अरे बिगर जजमेंट पढ़े, ठीक है भाई, वीवीपैट की पर्चियां नहीं मिलाई जाएंगी, लेकिन उसके अलावा अन्य जो बिंदुओं पे बात आई है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। आप जो चुनाव की बात कर रहे थे कि मतदान प्रतिशत कम क्यों पड़ रहा है, लोगों का रुझान कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जुमलेबाज पार्टी जो है दूसरों को दिखा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काम गिना रहे थे, तो इनके प्रधानमंत्री जी मंच पे काम क्यों नहीं गिनाते? मंगलसूत्र की बात, हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करने लगे? आज पहले चरण के बाद ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए, मांग पे आ गए। क्या यही काम करने के लिए चुनाव है? क्या आपने जितने काम किए, ये बताइए ना कि हमने देश में कितने लोगों को बेरोजगारी की बात करी, कितने लोगों को हमने काम दिया लोगों को, लेकिन नहीं, इनका डर जो है। आज देखिए दिल्ली में क्या स्थिति है। आज दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धज्जियां उड़ाई, एक दलित को महापौर बनना था दिल्ली में, उसको नहीं बनने दिए। ये डर का माहौल है, डर के माहौल में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी साफ दिख रही है कि पहले चरण में क्या स्थिति, दूसरे चरण में और स्थिति साफ हो गई। मतदान प्रतिशत कम नहीं होना मतलब देश की जनता में गुस्सा है कि भाई हमने जिसको चुना था, मीडिया था, हाथ पहन के सामने आया था, हम देश को विकसित राज्य बना देंगे, विकसित देश बना देंगे, सभी देश जितने राज्य हैं देश के सभी को विकसित कर देंगे। आज कितनी स्मार्ट सिटी बनी है देश के अंदर, जितने सांसद थे सबने एक एक गांव पे कितने गांव उन्होंने स्मार्ट बना दिए, लेकिन वो नहीं बताएंगे। आप बात करेंगे क्या? देश की संपत्ति को झूठ बोलने वाली, देश की संपत्ति को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है कि हम अब देश की संपत्ति मुसलमान की, कहाँ की अर्गलन बातें कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देश के मुखिया हो आप, देश के प्रधानमंत्री हो आप, आपको ये बातें शोभा देती है? और चुनाव धृतराष्ट्र बन के बैठा हुआ, नोटिस किसको भेजा है? मंच पे भाषण कौन दे रहा है? नोटिस जेपी नड्डा जी को भेजा है, जो मंच पे भाषण दे रहा है उसको नोटिस दे दी। चुनाव देखिए, देश के बंटवारे की तरफ क्या धर्म जाति आधारित की तरफ देश वापस ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाई दंगे, इस पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आज 5 चरण के चुनाव बचे, अभी देखिएगा और कौन कौन की बातें सामने निकलेगी। ये काम नहीं गिनाएंगे कि हमने कितने काम किए, कितने देश अच्छे बनाए, कितने राज्यों में मेडिकल कॉलेज खोले हमने, कितने राज्यों में हमने अच्छे स्कूल खोले, कितने राज्यों में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी करी, वो नहीं बताएंगे। तमाम चीजों का जो डर दिख रहा है वो देश के प्रधानमंत्री के साथ दिख रहा है। आज भी जो बात कि ये उच्चतम न्यायालय में जो आदेश दिया उसका स्वागत करते, लेकिन उसका विश्लेषण तो कर लीजिए। किन किन बिंदुओं पे आपने आदेश सुना है? नहीं, आप शोरगुल मचाने लगे, हम स्वागत करते हैं। भाई हमने वीवीपैट मशीन पे लिए एक आवाज उठाई,
आगे भी उठाते रहेंगे। भाई लोकतंत्र में जो चीजें गलत दिखेंगी उसकी आवाज उठाना देश के नागरिकों को और अन्य लोगों के लिए फर्ज बनता है। तो इस तरह से चुनाव लड़ना ठीक रहता है। अनावश्यक चीजों पे चुनाव लड़ना वो ठीक नहीं है देश के लिए। ठीक है, वापस आऊंगी। हमारे साथ रवि जी भी जुड़ गए। रवि जी, बस एक प्रतिक्रिया और, उसके बाद अगला सवाल आप ही से लूंगी। बस 1 मिनट और रुकिएगा। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पहला चरण होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, आएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, पक्ष विपक्ष है, ये बोलते रहेंगे। दूसरे चरण में भी जो वोटिंग परसेंटेज है, कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा सीमित ही लगा, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं देखा कि बम्पर वोटिंग हो गई। तीसरी चीज ये, ना जाने 2 चरण में ऐसा क्यों हो रहा है कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत हाई देखने को नहीं मिला। क्या ये बहुत कुछ दर्शाता है? पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये बात सच है कि इस स्टेटमेंट्स के बाद या पहले चरण के बाद से, देखिए, हिंदू मुस्लिम संपत्ति का बंटवारा, उसके बाद मंगलसूत्र, फिर हनुमान, और अब आज बात हो रही है पस्त और ध्वस्त की, करारे तमाचे की। शायद पीएम मोदी इससे पहले इस तरह के बयान या स्टेटमेंट्स नहीं देते थे जो अब ये तेजी से सामने आ रहे हैं, सीधे हमलावर हैं। वरना पहले वो हमेशा ये कहते थे कि विपक्ष जो है मुझे गाली देने का काम करता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो ये ठान लिया है कि मुझे विकास करना है और पूरा देश जो है वो मेरा परिवार है। लेकिन ये जो सुर हैं ये कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं इन बातों से? पूरे ओवरऑल अगर परसेंटेज है वोटिंग का तो लगभग 60 प्लस है, 60 से 60% से ऊपर है। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में अगर एवरेज मान लें तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जनता का रुझान या वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब है कि लोग घर से निकल के बहुत सारे लोग वोट नहीं डाले। अब इसका क्या परिणाम होगा ये तो बाद में पता चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने हमसे ये पूछा कि भाई ये जो चुनाव हुए हैं अभी बहुत सारे मुद्दे जो एक तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए। इसके पहले आपने कहा कि पहले ऐसे नहीं करते थे। ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में इस तरह के ध्रुवीकरण की स्थिति आई है और हमेशा ध्रुवीकरण होता रहा है। आप 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने लायक हैं या समझने की ज़रूरत है। हो सकता है मतदाता इसको कितना समझता है, प्रधानमंत्री जी जो स्टेटमेंट लोगों को दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, उससे लोग कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पिछले दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई, आप देखिए सारे मुद्दे, पहले मुद्दे बड़े स्पष्ट थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, और सरकार एक अच्छी सरकार, अच्छे दिन के वादे की सरकार 2014 में आई। 2019 में बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद जो है एक तरह से राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन इस चुनाव में कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा खड़ा किया गया। मुद्दा में जैसे संपत्ति के अधिकार को लेकर के बात मंगलसूत्र तक क्यों आई? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए अगली सरकार आएगी, उससे डरिए और ये सब मंगलसूत्र तक का बंटवारा कर देगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी आज की स्थिति आप देखेंगे, बीच में कई ऐसे, देखिए इसी चुनाव के बीच में एक डिसीजन आता है जो ईवीएम का, वीवीपैट का जो डिसीजन आता है। आप देखें पिछले चुनाव में विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और तमाम चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजमेंट दिया है और इस पर जो एक तरह से मुहर लगाया है, वो जो है प्रधानमंत्री जी के लिए एक मौका मिल गया। आपने उनका बयान अभी देखा भी होगा, मैं उन बयानों पर नहीं जाऊंगा कि किस तरह का है, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस मामले में हमलावर हैं विपक्ष पर। तो इन सारी चीज़ों को अगर ओवरऑल आप देखेंगे राखी जी, तो आपको लगेगा कि ये चुनाव न विकास के और उनके कामों के ऊपर किसी के नहीं हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस पर नहीं हो रहा, बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान में, हो सकता है तीसरे में अब क्या बातें आएंगी, ये सारी बातें आने लगेंगी। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरा चुनाव है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है। अगर मुद्दे पर चुनाव लड़ना है तो विकास पे लड़ा जाए। निश्चित रूप से अपने कार्यकाल 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने विकास कार्य किया है देश में, तो उस पर चुनाव आना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई कमी है तो उसके बारे में विपक्ष हमलावर है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इन सारे मुद्दों से हट करके अब जो नए मुद्दे आएंगे और चौंकाने वाले आएंगे, और आने वाले समय में हो सकता है चुनाव की दिशा और दशा कुछ और हो।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 चरण बाकी हैं, तो अब क्या होगा आने वाले समय में ये तो वाकई अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर चरण के बाद जो चर्चा बनती है, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो बयानबाजी होती है, जो माहौल बनता है, उसके बाद देखिए अगले चरण के लिए जनता भी तो तैयार होती है ना कि क्या चीजें आ रही हैं और अगले चरण में उनको क्या करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि छूट जाएंगे या एक ही चरण में सारी सीट्स कवर हो गई। तो ये तो 5 चरण बाकी है, तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा सोच समझ के चीजों को करने की जरूरत है। रवि जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रवि जी, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए वोटिंग परसेंटेज के बारे में लगभग तस्वीर जो अभी साफ हुई है पिछली बार की तुलना में, वो जो लगता है ना कि हाँ बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग हो जाए, वैसा तो नहीं दिखा। कुछ स्टेट्स में हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो पिछली बार से कंपेयर करें तो वो नहीं दिखता। अब ये किसकी तरफ है, मैं ये नहीं कह सकती कि गठबंधन की तरफ लोगों का झुकाव गया या भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया, मैं इस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इस पर जरूर जाऊंगी कि जो बातें निकल कर आ रही हैं, या सबसे ज्यादा ईवीएम और इन तमाम चीजों को लेकर जो बात की गई थी, फिर एक बार फैसला जैसा भी हुआ है, जैसा कि मुकेश जी भी कह रहे थे सारी चीजों को पढ़ना है, रविंद्र जी भी कह रहे थे कि 45 डेज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है ईवीएम्स, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मौका तो मिल गया ना एक बार फिर से। आज कहा है पीएम मोदी ने कि करारा तमाचा है ये इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए, और दावा भी कर गए हैं साथ में कि पहले चरण में उन्होंने, क्योंकि पर्टिकुलर नाम लिया है इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूं, टीएमसी और कांग्रेस पहले चरण में पस्त और आज के चरण के बाद ध्वस्त। रवि जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आजकल ऐसा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए राखी जी, देश के प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर तो आजकल ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बचकानी हरकतें कर रहा है। वो इस प्रकार मंत्री के मुंह से शोभा ही नहीं देता, क्योंकि ये कुल मिलाकर बरगलाने वाली जैसी बातें हो रही है, बौखलाहट के अंदर बोलने वाली बातें हो रही है। आप वोटिंग प्रतिशत देखिए, मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि से आता हूँ और राजस्थान की बात करूंगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज आपके सबके सामने है। जैसा प्रथम चरण का चुनाव हुआ और जो प्रतिशत सामने निकल कर आया, उसके बाद में इतनी जबरदस्त बौखलाहट हुई भाजपा में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो बोले ही क्या। मोदी जी मंचों पर खड़े होकर रोजगार पर, महिला सशक्तिकरण पर, किसानों पर बोलने के बजाय हिंदू मुस्लिम पे आ गए, मंगलसूत्र पे आ गए। मंगलसूत्र की बात वो कर रहा है जिसने मंगलसूत्र का कर्तव्य निर्वहन ही नहीं किया, जिन्होंने मंगलसूत्र को कभी समझा ही नहीं, वो आकर आज हिंदू बहनों और माताओं को मंगलसूत्र के बारे में समझा रहे हैं। तो ये हास्यास्पद बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और ये वोटिंग प्रतिशत की मैं बात करूं, ये कहीं ना कहीं देखिए 2014 का चुनाव भी था और 2019 का चुनाव भी था, जिस तरीके की बातें करके चुनाव लड़ रहे थे, तो देश ने एक विश्वास जताया था इनके ऊपर, क्योंकि झूठ और आडंबर थोड़ा हावी जल्दी हो जाता है, उन झांसों में लोग जल्दी आ जाते हैं। तो उन झांसों में आकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और किसानों ने, मतलब हर वर्ग ने बम्पर वोटिंग की और इनको पूरे बहुमत के साथ सरकार दी। लेकिन अब आप उसका विपरीत देखिए, इस बार जो वोटिंग है वो बिल्कुल साफ साफ दर्शाती है कि जिन मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की वो ठगे गए, उनके मत का कोई महत्व नहीं निकला। तो अब वो लोग कहीं ना कहीं हताश थे, निराश थे। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ राकेश जी मैं आपको, कि मैंने जब, हम ग्राउंड पर रहने वाले लोग हैं, धरातल पर काम करते हैं, तो मैंने फर्स्ट मतलब युवाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि भैया हम इसलिए वोट नहीं कर रहे कि कोई मतलब है नहीं। तो मैंने उनको आज, मतलब फिर इस दरमियान, बीच के दरमियान मैंने उनसे बात की, तो उनको कहा कि विरोध करना है तो वोट की चोट देकर विरोध करो। आप देखिए उससे प्रतिशत इस बार हमारा बढ़ा है सेकंड चरण में। तो कुल मिलाकर हताशा के कारण यूथ, आप देखिए यूथ का जो वोटिंग परसेंट पिछले 2019 के चुनाव में था, इस बार उसका आधा भी नहीं रहा। तो कुल मिलाकर हताश है, लेकिन इस बार वोट की चोट देने के लिए लोग वोट कर रहे हैं, और जो इनके पर्टिकुलर वोट थे वो कहीं पर भी सामने नहीं आ रहे हैं। बात करूं मैं प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व, तो अभी तो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, पूरा देश इस चुनाव को देख रहा है। जो इनके भाषणों, सभाओं से भाषण निकल के आ रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, और एक पूरी भाषणों का जवाब आज देश की जनता दे रही है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी पूरी बात बता दी, तो कहीं बात नहीं है, यूथ पर कहीं बात नहीं है। आप महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए, लेकिन आपने उसको लागू नहीं किया, विपक्ष आपके साथ खड़ा है उस बिल में, तो मातृशक्ति भी कहीं ना कहीं अब इनकी निराश है। बात करूं मैं राजस्थान की, ये बड़े चिक चिक कर कहते हैं 25, 2 बार के चुनाव में इनको 25 सीटें मिली राखी जी, ठीक है। लेकिन इस बार देखिएगा आप, इनके पास जो भजनलाल सरकार हमारी चुनकर आई, उसका इतना नकारात्मक प्रभाव रहा है हमारे राजस्थान में 3 महीने के अंदर, टोटली फेलियर रही है। क्योंकि जो योजनाएं राहत देने वाली थी, चिरंजीवी योजना पूरे भारत में नंबर 1 रही है,
कि 25 लाख का इलाज एक गरीब आदमी निसंकोच किसी भी अस्पताल में जाकर ले लिया करता था। और इंदिरा गांधी रसोई योजना, जहां पर हर भूखे को खाना खिलाने का काम सरकार करती थी कांग्रेस वाली, इन्होंने आकर नाम बदल दिया, नाम तो बदल दिया लेकिन चला नहीं पाई। उसके बावजूद 5000 युवा मित्र, राजीव गांधी युवा मित्र थे। अरे भाई, नाम से जहां जहां आपत्ति थी आप नाम बदल देते, लेकिन युवाओं के साथ उनका रोजगार नहीं छीनते। तो टोटली विरोध, और इतना जबरदस्त इनके विरोध में माहौल है कि यहाँ पर 25 तो दूर, इस बार इनके क्या ना, बस ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ इतना है कि भाजपा से अच्छा परफॉर्म राजस्थान में कांग्रेस करने वाली है। और जो बात नेशनल लेवल पर है, इंडिया गठबंधन के साथ जो हमने चुनाव लड़ा है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, क्योंकि हमारा न्याय पत्र देखिए, न्याय पत्र वो न्याय पत्र है जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई, उस यात्रा के आधार पर जो लोग उनसे मिले, गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, महिलाएं, बेरोजगार, हर आदमी उनसे मिला और उनकी पीड़ाओं को सुनकर राहुल गांधी जी ने उसका निचोड़ न्याय पत्र के माध्यम से दिया। तो आज पूरे देश में एक माहौल है कि एक तरफ तो देश का प्रधान सेवक जो अपने आप को बताता है वो किस तरीके की बातें कर रहा है, वहीं राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो उनके लिए क्या सोचकर काम करना चाह रहे हैं। तो इस बार वोट काम को मिलेगा, मुद्दों पर चुनाव हुआ है और बहुत जबरदस्त परिणाम पूरे भारत लेवल पर आने वाले हैं। अच्छा रवि जी, मुझे एक बात और बता दीजिए बहुत जल्दी से कि ईवीएम को लेकर थोड़ी सी बात, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ ये हो हल्ला ही सुना है गठबंधन का, कांग्रेस का, तमाम लोगों का कि ईवीएम से वोटिंग होगी तो फिर तो आप देख लीजिए हमें भरोसा ही नहीं है। लेकिन आज जो डिसीजन आया और 45 डेज का जो टाइम पीरियड दिया गया है कि वो निगरानी में रहेगा, तो इसके बाद जो भी नतीजे आएंगे 4 जून को उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि विपक्ष से कोई भी ईवीएम या इन तमाम चीजों के लिए सवाल नहीं उठाएगा इस फैसले के बाद। क्या इसको स्वीकारते हैं? रवि जी, आप ही से सवाल है मेरा। रवि जी, आवाज नहीं पहुंच रही मेरी? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है, पर इस सवाल को मैं इंडिया गठबंधन में किसी से भी पूछूंगी, लेकिन फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आती हूं। शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। शैलेंद्र जी, अभी रवि जी जो बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी भी पृष्ठभूमि राजस्थान है, इसलिए वो बहुत बेहतर बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए आपको हो जाएगा क्योंकि आपने सारी अच्छी योजनाओं को बंद किया, उस पर प्रॉपर काम करने की बात नहीं किया। और आप गिना रहे थे कि इतना काम कर दिया भजनलाल सरकार के बाद, इतना अच्छा हो गया है कि मतलब इस बार फिर आप क्लीन स्वीप करेंगे। तो देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है यदि वाकई कोई अच्छी चीज है तो उसको बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये मैं आपके लिए सिर्फ राजस्थान में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं कई स्टेट्स में देख चुकी हूँ। यदि कुछ अच्छा चल रहा है तो उसको चलने दीजिए ना, उसको बंद क्यों करना सिर्फ इसलिए कि हमारी इनकी सरकार थी तो ये चला रहे थे। मुझे लगता है जो भी योजनाएं जनता के हित के लिए होती हैं तो उसको क्या अपने ऊपर लेकर या राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ उसको लाकर तमाम चीजों को करेंगे क्या? और यदि वाकई ऐसा है तो फिर मुझे लगता है इसका खामियाजा तो भुगतना भी पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी नहीं है। जो हमारी वसुंधरा सरकार के समय में भामाशाह योजना शुरू की गई थी स्वास्थ्य के लिए, उसी का नाम इन्होंने बदल के चिरंजीवी योजना कर दिया। और इन्होंने चिरंजीवी योजना के तहत 350 करोड़ रुपए अस्पतालों तक नहीं पहुंचाए, मरीजों को मना कर दिया इलाज करने से अस्पतालों ने। ये इनकी स्थिति थी। और जो रसोई घर योजना है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, जिसको इन्होंने, हमने अन्नपूर्णा रसोई घर रखा था, इसको इन्होंने बदलकर इंदिरा रसोई घर कर दिया, जिसको हमने वापस बदलकर अन्नपूर्णा रसोई घर कर दिया। तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, इनके भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं की ये विरोधी है। ये सिर्फ इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं तक सीमित है। और ये जो बात कर रहे हैं 3 महीने में जो काम ऐतिहासिक हुए माननीय भजनलाल सरकार में, वो बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता कि आपको क्यों हटा दिया राजस्थान की जनता ने सत्ता से। जो आज इनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी थे अशोक गहलोत के, उन्होंने उनकी पोल खोल दी कि ये षड्यंत्र करते थे। किस तरह से इन्होंने अपने नेताओं के खिलाफ फोन टेपिंग कराई, षड्यंत्र किया, बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने का काम किया। लेकिन अब मैं बात आता हूं ईवीएम पे। आपने इनसे सवाल पूछा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाकई इनके ऊपर तमाचा मारा है। ये नहीं बता सकते क्या वे ईवीएम पर ये आगे से नहीं बोलेंगे? जब सरकार इनकी हिमाचल में बनती है, कर्नाटक में बनती है, तब ईवीएम अच्छी हो जाती है, और जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगते हैं। तो ये हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग
इलेक्शन कमीशन को कभी कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी ये न्यायपालिका में प्रश्न खड़ा करते हैं। और जिस तरह से ये ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात करते थे, 285 याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बोले वो सही अधिकारों के तहत काम कर रही है। ये अधिकार भी इन्होंने ही दिए थे कांग्रेस पार्टी ने। ये यूपीए की सरकार थी, तब राहुल बाबा ने क्या किया? युवराज 20 साल से घूम रहे हैं, ना भारत की जनता को समझ पाए, ना भारत के मुद्दों को समझ पाए। 20 साल से भ्रमण ही कर रहे हैं भारत का यूपीए की सरकार में। तब तो आप न्याय नहीं दे पाए, ना आपने दलितों को न्याय दिया, ना आदिवासियों को न्याय दिया, ना पिछड़ों, ना वंचितों, ना गरीब को न्याय दिया, ना नारी शक्ति को न्याय दिया। आज बोल रहे हैं कि नारी बिल लेकर आते। अरे आपकी सरकार रही 10 साल, 55 साल आपने भारत पे शासन किया, तब आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं लेकर आए, हम लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई। हमने दलितों का सम्मान किया। बाबा साहब को अगर भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आदिवासी समाज में पहली मुख्यमंत्री थी, महिला राष्ट्रपति थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। ये क्या बात करेंगे? बेरोजगारी का आंकड़ा पढ़ के आते नहीं है। मैं इस इंडिया अलायंस को चैलेंज देता हूं, जो ये भ्रष्टाचारियों की बचाने की अलायंस बन चुकी है, परिवार को बचाने की अलायंस बन चुकी है। इन्होंने अगर रिपोर्ट पढ़ी होती, भारतीय सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, गूगल पर है। 5 साल में 2017 से 23 तक 14.65 करोड़ लोगों ने ईएसआई पीएफ में खाता खुलाया है। मतलब उनकी सैलरी से ईएसआई पीएफ कट रहा है। तो ये रोजगार नहीं मिला है क्या? जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं। पूछिए ना 2014 के समय कितने एम्स थे? बताइए 7 एम्स। हमने 15 एम्स बना के रख दिए 10 साल में। 80,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, 90,000 2014 से पहले हमने 80,000 बना के रख दी। तो ये क्या बात करेंगे? किसान कृषि बजट 22,000 करोड़ था, हमने 1.25 लाख करोड़ कर दिया। शिक्षा बजट हमने दुगना कर दिया। रक्षा बजट हमने तिगुना कर दिया। बजट तो कर दिया, लेकिन क्या उसका फायदा मिला? आप उस पर आइए। देखिए, बजट कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, उसका फायदा मिला 11.9% थी। हमने जो कोरोना काल महामारी, जो भीषणतम महामारी आई, जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव चली गई। वैक्सीनेशन में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ, वैक्सीन में भ्रष्टाचार हुआ। इन्फ्लेशन रेट नहीं जाने दी। किसानों के मुद्दे पे आज भी किसान परेशान है। एमएसपी मिलता नहीं है उनको। एमएसपी को लेकर अब वृद्धि करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। बहुत सारी बातें। देखिए, मैं तो कह रही हूं, आज आप कह दीजिए कि हम अल्पसंख्यकों के लिए, हम दलितों के लिए, हम आदिवासियों के लिए, हम देश की जनता के लिए, हम किसानों के लिए बहुत सारा बजट ला रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। लाते तो सब हैं, इंप्लीमेंट नहीं कराते ना उसका, उनको फायदा नहीं मिल पाता, वो ठगा का ठगा महसूस करता है। उसके लिए कौन बात करेगा? बात ये हो रही है। बता दूं मैं राखी जी, आंकड़े बता दूं, आंकड़े पूरे हमारे पास हैं। सर, आंकड़े तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अभी गठबंधन शुरू हो जाएगा, वो इसी बात को कहता है। 2 करोड़ रोजगार के आंकड़े बता दीजिए, कितने युवाओं को 15 लाख खाते में आंकड़े बता दीजिए। शिक्षित हो गए। और रही बात, आप बताइए ना, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी क्यों जा रहे हैं समझाने के लिए? आपने घोषणा पत्र में लिखा है, हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, निजी संपत्ति की जांच कराएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, संपत्ति को हम बंट देंगे। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कांग्रेस पार्टी के? बताइए ना क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं मैं जाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा हूं, मैं उनको समझाना चाहता हूं। अरे आप क्या समझाओगे? आपको भारत ने 58 साल दिए, आपने भारत को गर्त में ले जाने का काम किया। इसका जवाब रवि जी दे देंगे, ठीक है? गरीबी हटाओ का नारा खड़गे जी के मुद्दे पे जवाब रवि जी देंगे, उस पे जवाब मैं नहीं दूंगी। लेकिन 1 मिनट, मेरा एक सवाल था। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बीच में अपनी बात रखिएगा और मेरे उस सवाल का जवाब भी आप ही दे दीजिए कि मैं उम्मीद करती हूँ इस 4 जून को जो नतीजे आएंगे उस पर ईवीएम पर कोई सवाल ये गठबंधन अब नहीं उठाएगा। रवि जी से सवाल था, पर वो शायद मेरी आवाज कमिटमेंट लीजिए कि आगे से ईवीएम पे उंगली नहीं उठाएंगे। 4 जून को जो भी देश का मतदाता चुन के सत्ता में बैठाने का काम करेगा, हम सब इसको मान्य करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी जजमेंट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के चीजें पे जो प्रवक्ता बता रहे हैं, जो अभी आपके चैनल में बैठ के काम गिना रहे हैं, इनके बड़े नेता मंच पे ये काम क्यों नहीं गिनाते? मंगलसूत्र वाली बात क्यों करते? आपने इतनी सड़कें बना दी, आपने भारतीय जनता पार्टी ने इतने घोषणा पत्र में आपने क्यों लिखा है? घोषणा पत्र का हवाला दिया है ना प्रधानमंत्री जी ने। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं घोषणा पत्र में लिखा है। कुछ नहीं होता, आप सुनने की आदत डालिए।
सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ तो आप बोलने लगी। आप सच्चाई, आप झूठ बोल रहे हो। कौन झूठ बोल रहा है? झूठ आप बोल रहे हो। बताइए ना, क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं है? क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं है? इनहेरिटेंस टैक्स की बात नहीं है? सैम पित्रोदा जी वहां से ओवरसीज से बैठ के क्या बोलते हैं? कमाल कर रहे हो। आपने बेच दी, जेल बेच दी, आपने रेल बेच दी, भेल बेच दी, सारे प्राइवेट जितने एयरपोर्ट अडानी बंदा अंबानी को बेच दिए। ये बताइए ना आपने। तभी तो आपको जनता ने उतार दिया। 10 साल से आपको जनता वोट नहीं दे रही है। कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। सारे अलायंसेस जो है भ्रष्टाचारियों का अलायंस है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हो, परिवार को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हो। क्या एजेंडा है बताइए ना। हु विल बी योर पीएम कैंडिडेट बताइए। हु विल बी योर पीएम कैंडिडेट मैं पूछना चाहता हूँ इंडिया अलायंस से। हु विल बी योर पीएम कैंडिडेट? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। हु विल बी योर पीएम कैंडिडेट? वेयर इज योर मिनिमम प्रोग्राम? कहाँ है आपका मिनिमम प्रोग्राम? अरे हम तो बता रहे हैं मिनिमम प्रोग्राम क्या है, बाकी चीजें क्या है, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे हो मंच पर जाके कि हमने इतनी सड़कें बना दी, इतने एम्स खोल दिए, इतने प्राइवेट एयरपोर्ट हमने अडानी को दे दिए। खुल के बोलिए ना आप। अडानियों के उद्योगपतियों को कर्जे माफ कर दिए इतने लाख करोड़ के। काला धन लेके आएंगे, वो ले आए क्या आपने? आपने घोषणा पत्र में कहा था क्या हम काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। आप किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिए? काला धन कब वापस आ गया ये भी बताइए ना मंच में जाके। माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए, जाके आप सलाह दीजिए। काले धन पे अंकुश लगा दिया है हमने। आपने देखा होगा ईडी ने 1.25 लाख करोड़ संपत्ति जब्त की है भ्रष्टाचारियों की। काले धन को खोज निकाला है। कांग्रेस के नेताओं के 350 करोड़ रुपए घरों से मिल जाते हैं। कितने समय में क्या मिले बात सर? करोगे आप? कब हुई ये जब्ती? आपके सर ये जब्ती कब मिली? आपके इंडिया अलायंस के गठबंधन दलों के नेताओं के घरों से पैसा मिलता है। शरण जी ये भी देखना होगा ये तमाम जब्तियां कब हुई है? करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के नेता के 350 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस पे क्या जवाब है आपका? और 2 दिन पहले उन्होंने क्लीन चिट दे दिया अजित पवार को, उनकी पत्नी को क्लीन चिट दे दिया। भ्रष्टाचारियों को राज्यसभा सांसद ने दे दिए। देखिए भ्रष्टाचार, काले धन और बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर तो मुझे लगता है कोई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि पहले पूरी तरह से कर दीजिए इसका समाधान, उसके बाद बात करें तो बहुत बेहतर होगा। और इस पर तो बहस कभी खत्म नहीं भी हो सकती है। तो शामिल कर लीजिए आप और सारी जांचें बंद कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए रविंद्र जी बहुत जल्दी से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। चौबीस का चुनाव है, ये मुद्दों पे होना चाहिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। विश्व गुरु जैसा बनने का दावा किया गया था, लेकिन जब चुनाव का पहला और दूसरा दौर बीत रहा है तो इनके पास मुद्दे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये अपने उसी डीएनए पे चल रहे हैं जिसमें केवल ध्रुवीकरण है, दूसरे को बदनाम करना है और ऐसी बातें करनी है जिसका सामान्य जनता की जिंदगी से कुछ भी लेना नहीं है। चुनाव केवल उससे हो सकता है जिससे सामान्य जनता को लाभ मिले, उसका जीवन यापन सुधरे। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया का पूरी तरीके से अपहरण करके केवल आभासी चुनाव लड़ा जा रहा है। जी धन्यवाद। ठीक है, फरीद जी। फरीद जी आवाज पहुंच रही मेरी? फरीद जी मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात रखिए जल्दी से। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए देश की जनता डरी हुई है, इन लोगों से देश की जनता डरी हुई है। देश की जनता समझ रही है कि आने वाले दिनों में ये भी फिर से हिंदुस्तान को कहीं 2002 वाला परिस्थिति में ना लेके चले जाए। इसलिए जनता ने फैसला कर लिया है कि इनको अब भगाना है। आपने देखा कि 2019 में इलेक्शन से चंद दिन पहले पुलवामा अटैक हुआ। जो ये बोलते हैं कि हमने सब कुछ पता कर लेते हैं, मगर आज तक पुलवामा में 340 किलो ऑडियंस कहाँ से आया आज तक पता नहीं कर पाए। ये सब एक ड्रामेटिक ड्रामा करके इस सब चीज को बनाते हैं और इलेक्शन जीतने का काम करते हैं। अभी अगर इन्होंने विकास का काम किया था तो विकास के नाते, अगर इन्होंने नौकरियां दी थी, अगर इन्होंने सड़कें बनाई थी, अगर इन्होंने कुछ भी काम किया था ये बताते, मगर ये नहीं बता पा रहे हैं। और भूत फिर के बड़े बड़े हिंदू मुसलमान शमशान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कसम तो खूब चले जाते हैं। तो अब जनता इतनी डर चुकी है और वही डर की वजह से जनता बाहर निकल रही है
बाहर निकलेगी और इनको हराने का काम करेगी। चलिए, वो 4 जून को तस्वीर साफ होगी क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया एक छोटे से सवाल के साथ। ये घूम फिर के चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, आरोप प्रत्यारोप पे तो आते ही हैं। ये इतने बड़े मुद्दे यहाँ हमारे सामने हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, अभी देखिए इन तमाम चीजों के ध्रुवीकरण के मुद्दे हो गए, इन सबसे काला धन हो गया। निकाल तो कोई भी किसी को भी नहीं पाया इससे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाकर वही बात करते हैं और उसका एक समाधान निकलता हुआ कभी दिखता नहीं। देखिए राखी जी, समाधान निकालेंगे तब न निकलेगा। सवाल ये उठता है कि कोई भी दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, समाधान निकालने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक दूसरे के बयान को वार होता है, पलटवार होता है, कभी ये बयान देते हैं, कभी उनका काउंटर होता है, लेकिन ले दे के मुद्दों पर कोई काउंटर नहीं दिखा। पिछले 2 चरण के चुनाव को मैंने देखा तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट या बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों पर कोई भी बहुत बड़ी डिबेट या बहुत तरह से जनता के बीच में कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हमको लगता है कि शायद जनता उससे कनेक्ट भी नहीं हो पा रही है। बहुत सारी जगहों पर आप जाइए, हम देखते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, तो इनको मतदाताओं में भी, खास करके यंगस्टर में, आज भी हम लोग देख रहे थे कि उनको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। समस्या ये है कि जो दल अपनी बात को दमदारी से रख लेते हैं और जनता उनको मानने लगती है, शायद यही उसी पर आज का चुनाव है, न कि मुद्दों पर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए, एक बात तो समझ में आती है। रवि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, रवि जी शायद हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं है, और क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनावी घमासान तो है, अब मैदान कौन मारेगा, जीतेगा कौन, ये 4 जून को तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, ये 2 चरण बहुत कुछ बयां करते हैं। ध्रुवीकरण भी बहुत तेजी से दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। यहाँ देखिए, इतनी बातों को ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से राम मंदिर के मुद्दे को एक तरफ रखा था तो हनुमान जी बीच में आ गए थे। तो मुझे लगता है ये वो बातें हैं जो आपको बोलने करने की जरूरत नहीं है। अपने मुद्दे, अपने मैनिफेस्टो को लेकर जाइए, उससे कनेक्ट करिए, तो ही कुछ हल निकलेगा। और जो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आपने काम नहीं किया है, तो उसका नतीजा, उसका निर्णय जनता आपको देगी। लेकिन ये दोनों ही पक्ष को समझना होगा कि आप किन मुद्दों को रख रहे हैं मंच से और किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उल जुलूल, वार पलटवार करने से आप यदि सोचेंगे कि बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज हमें मिले, तो वो ऐसा नहीं दिख सकता। खैर, देखेंगे आने वाले समय में पूरी तस्वीर साफ होगी। अभी तो 5 चरण और बाकी हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।